फैलॉट। आप लोग को थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है? यस मैम। बताइए। मैम टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट में 4 तरह का डिजीज हो जाता है, बिल्कुल सही है। सबसे पहले जिसमें तो ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, ऐसा कह सकते हैं, जो हाँ बाय बर्थ प्रेजेंट होता है बच्चों में, और ये हार्ट का डिसऑर्डर है। तीन चीज है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में 4 तरीके का प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। पहले ये नॉर्मल हार्ट है। नॉर्मल हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। 4 चेम्बर होते हैं जिसमें कि हर चेम्बर्स में ब्लड फिल होगा, पंप होगा, फिल होगा, पंप होगा। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है एक कार्डियक का, कार्डियक मसल्स का। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी, रिलैक्सेशन, ये सब एक मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये एक नॉर्मल हार्ट है। सारे जितने भी चेम्बर्स होते हैं, जितने भी कैपिलरीज कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ से फ्लो होता है, ये एक नॉर्मल हार्ट का एक मैकेनिज्म होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल हार्ट पंप करता है, ब्लड पंप करता है, हमारे शरीर तक कैसे पहुंचता है, और फिर हमारे शरीर से वेन, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के पास कैसे आता है, फिर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। चेम्बर्स और वेसल्स ऑफ द हार्ट सेपरेटेड बाय valves एंड ए वॉल ऑफ मसल कॉल्ड सेप्टम। आप देख सकते हैं आर्टरीज, जितने भी वेंट्रिकल्स आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे और जितने भी आर्टेरियोल्स दिखाई पड़ेंगे, बीच में एक मसल जैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि सेपरेशन दिखाई पड़ता है। तो जो सेपरेशन कर रहा है उसको ही यहाँ पे नाम दिया जाता है सेप्टम, जो कि एक वॉल बनाता है। ठीक है। आर्टरीज, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट एट्रियम को सेपरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्ट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करेगा उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वेंट्रिकल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल्स और आर्टेरियोल्स यानी आर्टेरियम्स को जो सेपरेट करता है उसे हम लोग कहते हैं वाल्व्स। वाल्व्स प्रेजेंट होता है। आप लोग सुने होंगे बाइकस्पिड वाल्व्स और ट्राइकस्पिड वाल्व्स। यस मैम। ब्लड सप्लाईज ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ब्लू आप लोग यहाँ देख पा रहे, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ दिखाया गया है कि रेड ब्लड जो सप्लाईज कर रहा है, जिस भी एरियाज में होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। आप देख पा रहे हैं लंग से, पल्मोनरी लंग से फिल्टरेशन होने के बाद हमारा राइट राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट में जाता है, और फिर एओर्टिक, असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, देन फुल बॉडीज। यही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाने का मैकेनिज्म। नाउ ब्लू ब्लड इज रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो ब्लू कलर जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपका पल्मोनरी आर्टरी जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स लेकर लंग्स के पास जाते हैं, लंग्स प्यूरिफिकेशन करता है, देन पल्मोनरी वेन के थ्रू इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रेनेज और आपके एट्रियम और वेंट्रिकुलर पंपिंग के लिए। समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत भी रिव्यू हो रहा है, नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहे हैं। यस मैम। नाउ अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। इसमें 4 तरह के डिजीज होते हैं। पहला पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस मीन्स, मैंने अभी एक नाम लिया था पल्मोनरी आर्टरी का, तो स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग हो जाना, किसी भी पाइपलाइन
को का जो नार्विंग हो जाता है उसको हम लोग स्टेनोसिस नाम देते हैं। छोटा हो जाना या सिकुड़ जाना उसको हम लोग स्टेनोसिस कहेंगे। तो यहाँ पे पल्मोनरी का स्टेनोसिस हो जाता है। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट साइड का जो वेंट्रिकुलर चेम्बर होता है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाना। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट या सेल ग्रोथ, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएगी। क्योंकि एक नॉर्मल लेयर्स होते हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम से बना होता है हमारा कार्डियक हार्ट। तो एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है उसमें परफोरेशन आ जाता है। तो धीरे धीरे परफोरेशन होने के बाद हाइपरट्रॉफिक कंडीशन प्रेजेंट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो जितने भी इम्पल्स कंडक्शन वाले सिस्टम होती है, जहाँ से हमारा सिनो आर्टेरियल नोड्स जो होते हैं, एसए नोड्स होते हैं, फिर एवी नोड्स होते हैं, फिर बंडल ऑफ हिज होते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं, जो वो इम्पल्स लेकर आते हैं ना, वो सही तरीके से इम्पल्स सेंड नहीं कर पाते हैं। और सेंड भी अगर कर पाएंगे तो हमारा जो राइट वेंट्रिकुलर है वो रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो हाइपरट्रॉफिड हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जो हार्ट है वो सही तरीके से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अभी हम लोग बात किए कि हमारा वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम होता है ना, जो हमें सेपरेट करता है दोनों वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। अब अगर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, मान लीजिए वॉल बना हुआ है, वॉल में कहीं छेद हो गया है ना, तो ऐसे में क्या कंडीशन हो सकता है? जो ब्लड वेंट्रिकल्स में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होगा, तो राइट वेंट्रिकल में ज्यादा प्रेशर के थ्रू चला जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं का भी फ्लूइड अगर कंसेंट्रेशन किसी भी चेंबर का ज्यादा होता है तो प्रेशर के थ्रू जिस चेंबर में कम प्रेशर का फ्लूइड रहेगा या फिर कम फ्लूइड रहेगा उसमें पास ऑन कर जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल्स में इजीली पहुंच जाएगा ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के वजह से। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। एओर्टा हम लोग को पता है कि कहाँ पर ओपन होता है एओर्टा, ये बताइए मुझे पहला तो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। ओवरराइडिंग मतलब समझते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से ना खुल के राइट वेंट्रिकुलर से खुल जाएगा, तो जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन में डिस्टरबेंस हो जाएगा। एओर्टा का जो फंक्शन होगा यहाँ पे वो डिस्टरबेंस हो जाएगा इस कंडीशन में। ओवरराइडिंग का मतलब यही होता है कि लेफ्ट में ना खुलकर राइट में खुल जाएगा एओर्टा। तो राइट में खुलने के वजह से क्या हो जाएगा कि जितने भी फंक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो एओर्टा का फंक्शन होता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे चीज को देखेंगे। ये आप देख लीजिए, एक नॉर्मल हार्ट है और आपके साइड में ही आप देख सकते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का फिगर है। यहाँ आप वेंट्रिकल के साइड में देखिए हाइपरट्रॉफिड कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा। यही आप नॉर्मल हार्ट में देखिए वेंट्रिकुलर के साइड में, तो नॉर्मल एक इंडोकार्डियम पेरिकार्डियम का जो लेयर होता है, मैस्कुलर लेयर होता है, वो एक सही तरीके से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइपरट्रॉफिड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मसल मास ज्यादा हो गया है। ये एक कंडीशन दिख गया, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिख रहा होगा, वॉल के बीच में छेद दिख रहा है, डिसकंटिन्यूएशन दिखाई पड़ रही है। यस मैम। फिर आते हैं पल्मोनिक स्टेनोसिस में। पल्मोनिक स्टेनोसिस में आप देख सकते हैं, ऊपर से देखिए पल्मोनरी जो स्टेनोसिस आपको दिखाई पड़ रहा है ना, वहां पे दो मसल्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड इन द सेंस कि वो कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं। तो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा अगर पल्मोनरी, तो कैसे वहां पे ब्लड जाएगा और फिर ब्लड आएगा? मेनली जाता ही है पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पास ऑन होता है, जो नहीं हो पाएगा, और फिर लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी से जो आएगा, अगर वही प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो फिर बॉडी में क्या जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में बॉडी में क्या जाएगा? CO2 का कंडीशन बढ़ जाएगा
और फिर हम लोगों को साइन एंड सिम्टम के रूप में साइनोसिस दिखाई पड़ेगा पूरे बॉडी टिश्यूज में। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एओर्टा का ओवरराइडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने बताया मुझे क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओपन होगा, लेकिन यहां आप देख लीजिए कि आपको राइट वेंट्रिकल्स में ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है। ये है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। pulmonary stenosis, narrowing of pulmonary artery in the right ventricles। देख लीजिए डिफरेंसेस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस पता चल रहा है, नॉर्मल हार्ट में भी और जो हम लोग का एबनॉर्मल कंडीशन है उसमें भी। right ventricular hypertrophy, the size of the right ventricle increases due to pumping at high pressure। हाई प्रेशर की वजह से राइट वेंट्रिकल का जो साइज है वो इंक्रीज कर गया है। तो क्यों ना बढ़ेगा प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो आपका सेप्टल डिफेक्ट भी हो रखा है, फिर आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस भी हो रखा है, ब्लड आगे जा नहीं रहा है ना, पास ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है उसमें ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है, और किसी भी चेम्बर में ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो कितना देर तक वो बर्दाश्त कर पाएगा, एक टाइम आएगा वो फट जाएगा। एक टाइम पे ये राइट वेंट्रिकल का जो चेम्बर होता है वो रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा। तो ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। फिर अभी तक तो नॉर्मल बेबी सरवाइव कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आएगा तो बेबी फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन हार्ट होता है पंपिंग के लिए, पूरा सर्कुलेशन के लिए, वही अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर बेबी का सरवाइव होना मुश्किल है। नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। There is a hole between left and right ventricle due to which oxygenated and deoxygenated blood mix। इस कंडीशन में आप देख पाओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जिस चेम्बर का प्रेशर ज्यादा होगा और जिस चेम्बर में कम फ्लूइड होगा तो फिर वो मूव करेगा। वो मैटर नहीं करता है कि ऑक्सीजनेटेड मूव कर रहा है या डीऑक्सीजनेटेड। तो ऐसे कंडीशन में दोनों साइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी। तो ऐसे कंडीशन में तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा का पूरा हार्ट साइनोज्ड हो जाएगा, और जहां जहां हमारा कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स जाएगा या जहां तक भी हमारा ब्लड पहुंचेगा वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ मिक्सिंग हो जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाएगा। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, द एओर्टा इज enters the aorta and circulate in the body, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर कर जाएगा आपका सारे पूरे जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, सभी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, क्योंकि एओर्टा एकमात्र ऐसा कैपिलरी है, मेन कैपिलरी है ब्लड का, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर में डालता है। कॉजेस, क्या कारण हो सकता है, पहला तो इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये क्यों होता है, किस कारण से होता है। बाय बर्थ होता है ये पता है हमें, कंजेनाइटल होता है ये पता है, लेकिन अभी तक इसका मेन कारण क्या है, क्यों हो जाता है, ये नहीं पता है। मे बी एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम 22 डिलेशन, ये माना गया है, ये एकदम परफेक्ट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ये माना गया है कि 22 नंबर क्रोमोसोम्स के डिलीशन के वजह से हो सकता है। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन के वजह से हो सकता है, अगर माँ सही से खाना ना ले, पोषण जो उसे खाना चाहिए वो ना ले, जिसकी वजह से भी होगा। एनी मैटरनल इलनेस, कल हम लोगों ने मैटरनल इलनेस पढ़ा था जिसमें कि इन्फेक्शंस बताए थे आप लोग, टॉर्च बताए थे आप लोग, ये कारण हो सकते हैं यहाँ पे। मदर्स बिलो 20 और अबव 35, जो मदर यानी कि जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, ऐसी फीमेल जो कि 20 साल से कम हो और 35 साल से ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर देखा गया है कि ये कंडीशन होते हैं बच्चों में। मैटरनल एडिक्शन, अगर कोई मदर किसी चीज़ का एडिक्शन करती है, सब्सटेंस अब्यूज़ करती है, कोकीन,
या फिर कोई ड्रग्स का या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सभी कंडीशन में हमारा टेराटोजेनिक इफेक्ट पड़ता है बेबी के ऊपर में। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। बच्चे में ऐसा क्या दिखाई पड़ेगा, किस तरीके का साइन एंड सिम्टम्स दिखाई पड़ेगा? आफ्टर फीडिंग, क्राइंग or walking up after sleep, the baby suddenly develop blue skin, nails and lips. This is called टेट स्पेल। इसको हम लोग कह सकते हैं टेट स्पेल। फीडिंग के बाद बच्चा रोएगा, ठीक है। वेकिंग अप आफ्टर स्लीप, सो जाने के बाद बच्चा अचानक जाग जाएगा। मे भी हो सकता है कि उसको हार्ट के एरियाज में या चेस्ट पेन प्रॉब्लम हो रही होगी। बच्चा तो बोल नहीं पाएगा ना, किसी भी तरीके से वो हमें इंडिकेशन नहीं दे सकता है कि उसे चेस्ट पेन हो रही है, वो किस कारण से जाग रहा है ये भी हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सब सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं बच्चों में। ब्लूइश स्किन, साइनोसिस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि सारे पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होगा ड्यू टू ये सब प्रॉब्लम, जो 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ा उसके वजह से। तो सबसे पहले ब्लू स्किन जिसे बोला गया है, ब्लू स्किन में सबसे पहले पेरीफेरी, यानी कि जितने भी हमारे डिस्टल्स हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ पाँव, सबसे पहले हाथ पाँव में साइनोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद नेल बेड में, यानी कि नाखून में, और फिर लिप्स में देखने को मिलेगा। ये मेन एरियाज है आपको ब्लूइश देखने का, साइनोसिस देखने का। क्लब्ड फिंगर देखने को मिलेगा। नाखून जो आपको देखने को मिलेगा बच्चे का, नॉर्मल स्ट्रेट नेल्स और क्लब्ड फिंगर में डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिगर में दिया हुआ है नॉर्मल नेल बेड कैसा होता है और क्लब्ड फिंगर कैसा होता है। थोड़ा उभरा हुआ रहता है क्लब्ड फिंगर में, ये नॉर्मली नहीं प्रेजेंस होता है बच्चों में। नेक्स्ट है स्क्वाटिंग पोस्चर। स्क्वाटिंग पोस्चर क्यों दिया जाता है बच्चों? हम लोग बच्चे को इस कंडीशन में स्क्वाटिंग पोस्चर क्यों देते हैं? एनी आइडिया किसी को भी? ब्रीदिंग डिफिकल्टी को कम करने के लिए। कैसे कम होता है वो? पोजीशन, ये तो आप सही बताएं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम करने के लिए आप सही बताएं, लेकिन ये कम एक्चुअली कैसे होता है? हम भी तो बैठ सकते हैं, हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है तब भी, और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है फिर भी बैठते हैं, लेकिन एक्चुअली मैकेनिज्म होता क्या है, अंदरूनी क्या चलता है? हार्ट से वेनस का जो ड्रेनेज होता है ना, वेरी फास्ट हो जाता है, ठीक है। जो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है ना, वो काफी फास्ट हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हार्ट चेम्बर के पास कम से कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, या ब्लड ही कम होगा, या फिर लंग्स के पास ब्लड कम होगा, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी। फिर आपका चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा रोएगा, अचानक जग जाएगा सोते वक्त। ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप लोग ये बता सकते हैं कि इस पोजीशन को हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि वेनस रिटर्न हो, जल्दी हो वेनस रिटर्न। बच्चा आपको देख रहे हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, देख पा रहे हैं? वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसका जो वेनस रिटर्न है वो जल्दी हो जाए, हार्ट में जल्दी पहुंचे ब्लड, तब तो लंग्स में जाएगा ना ब्लड जल्दी। इस पोजीशन का ये कारण है। स्लो वेट गेन, वेट गेन बहुत स्लो होगा, जबकि बच्चे में वेट गेन होना अच्छा है। बच्चे समय से बड़े हों, समय से उनका जो है शरीर लगे, हम लोग बोलते हैं, वो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे वेट गेन काफी स्लो हो जाएगा। डिज्निया ऑन एक्सर्शन, डिज्निया हो जाएगा, आप लोग अभी बता ही रहते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएगा।
बोट शेप्ड जो हम लोग का हार्ट होता है ना, बच्चे लोगों का हार्ट, वो एकदम आपको बूट शेप का नजर आएगा। जो पैर में बूट हम लोग पहनते हैं ना, जूता, एंकल वाला जूता, उस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा हार्ट। किसमें दिखाई पड़ेगा? एक्सरे, चेस्ट एक्सरे जब कीजिएगा तो एकदम बूट शेप का दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल चेस्ट है, चेस्ट एक्सरे, और एक है एबनॉर्मल वाला। तो नॉर्मल में तो आपको नॉर्मल आपको दिखाई पड़ रहा है हार्ट, लेकिन आप अपने राइट साइड में देखिए, जो आपका हार्ट दिखाई पड़ेगा वो कंप्लीट बूट शेप का दिखाई पड़ेगा। देख पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पूछ लीजिए। साइन एंड सिम्टम्स बहुत जानना बहुत जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिए, यहीं पे याद कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी और आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन से हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम डॉपलर रखेंगे बेबी के हार्ट के साइड में, तो हमें ऐसा लगेगा ना कि काफी जल्दी से पाइपलाइन से पानी रिलीज हो रहा है, एकदम फ्लश टाइप का, फश 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 ऐसा आवाज आएगा। आस्कल्टेशन इस तरीके से आवाज आएगा। जैसे ही आप रखोगे ना डॉपलर, स्टेथोस्कोप का जो डॉपलर होता है, जैसे ही आप रखोगे हार्ट के ऊपर, तो आपको सुनाई पड़ेगा कि बहुत जल्दी जल्दी ड्रेनेज हो रहा है। कहीं से कोई लग रहा है पानी गिरा दिया हो बहुत जल्दी, किसी पाइप से पानी गिर रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा आस्कल्टेशन में। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, बच्चों के लिए अभी करेंटली जो मौजूद में उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है, पहले तो उस पर ध्यान देंगे, है ना। अगर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी तो बच्चे को तुरंत हमें ऑक्सीजनेट करना पड़ता है, ऑक्सीजन तुरंत देना पड़ता है हमें। और अगर साइनोसिस आप देख लेते हैं बच्चों के हाथ पैर में, लिप्स में, नेल बेड में दिख जाता है, तब भी आपको ऑक्सीजन थेरेपी पे करना पड़ता है बच्चे को। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील टू बी गिवन। बच्चे को थोड़ा थोड़ा मील देना है। अगर वो माँ के दूध पर है, माँ का दूध पी रहा है, तो उसको भी फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट देना है। अब ऐसे नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटे के बाद माँ आई है दूध पिलाने के लिए, ऐसा नहीं। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट आधे घंटे पे थोड़ा थोड़ा पिलाना है। ड्यूरिंग टेट स्पेल गिव knee chest position और squatting position to increase blood flow to the lungs। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था, टेट स्पेल मतलब कंप्लीट साइनोसिस ऑफ पेरिफेरी, एक्सट्रीमिटीज, लिप्स, है ना, नेल बेड्स, इसको बोलते हैं टेट स्पेल्स। इसमें हम लोग नी चेस्ट पोजीशन और स्क्वाटिंग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके, लंग्स तक ज्यादा पहुंच सके ब्लड। लिमिट स्ट्रेनियस एक्टिविटी मतलब ऐसा वर्क जो हार्ड वर्क हो। जो बच्चे जैसे मान के चलते हैं, जो प्री स्कूलर स्कूलर एज के जो बच्चे होते हैं, वो खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो हमें उन्हें इंडोर गेम के लिए करना है, मोटिवेट करना है कि आप इंडोर गेम खेलो, इंडोर गेम भी बहुत अच्छा है। उन्हें आउटडोर गेम के लिए हम लोग को थोड़ा मना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चा आउटडोर गेम के लिए जाएगा, फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेला या फिर भाग दौड़ करेगा, तो ऐसे कंडीशन में बच्चा कहीं पे जाके गिर सकता है और उससे फिर अलग से चोट लग सकती है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि एक तो ऐसे ही उसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ना, और अगर वो जितना एक्सर्शन करेगा, जितना दौड़ेगा, ऐसे कंडीशन में और भी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई मतलब है कि क्या? फेंटनेस हो जाएगा या डिजीनेस। पहले तो डिजीनेस होगा, बच्चे को चक्कर आ जाएगा और फिर बच्चा फेंट होके गिर जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज है। देन रिड्यूस एंजाइटी। इस कंडीशन में बच्चे लोग को बहुत ज्यादा एंजाइटी आती है, हमें उनका एंजाइटी कम करना होगा। तो बच्चों में एंजाइटी कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये तो कोई बड़े लोग हैं नहीं, ये तो बच्चे हैं, तो बच्चे लोग में एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं? सबसे आसान उपाय है
एंजाइटी रिड्यूस करने का, आप बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बच्चा अकेला में ही अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करता है, तो बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी दुनिया के किसी भी दवाई से ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती है। तो हम लोग आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। All child with TOF requires corrective surgery without which the child growth and development will be stunted. सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करेक्टिव सर्जरी अपनाते हैं। करेक्टिव कैसे कर सकते हैं? करेक्टिव सर्जरी हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? 4 डिजीज पड़े। एक तो पहला पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस को क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक बलून तरह का एक सर्जरी प्रोसीजर होता है, उसमें हम लोग एक लंबा सा एक स्टेंट डालते हैं, ठीक है, और फिर जहां पे स्टेनोसिस है वहां पे जाके बैलून को फुला देते हैं, जस्ट लाइक कैथेटराइजेशन। आप लोग सुने होंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो ये हम लोग लेते हैं फॉर पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये प्रोसीजर। नेक्स्ट आप लोगों ने बताया था वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी। वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी है तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो उसमें जितने भी ओवरलोड जा रहा है ना, ब्लड का ओवरलोड प्रेशर जा रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए हम लोग जो सेप्टल डिफेक्ट हुआ है, जो वॉल में जो छेद हो गया है, उस छेद को हम लोग को बंद करना पड़ेगा, या फिर सिलाई करके। आप लोग जैसे कि छेद हम कहीं भी हो जाता है तो हम लोग सिलाई करते हैं, ठीक है, स्टिचेस लगाते हैं। तो इस कंडीशन में भी ठीक हम लोग वही काम करेंगे, स्टिचेस लगा देंगे और वॉल को फिर नॉर्मली हम लोग हील होने का समय देंगे। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, एओर्टा क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल्स में ओपन हो जा रहा है, जबकि उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे ना हम लोग एक कनेक्शन बनाते हैं, एक एडिशनल आर्टिफिशियल कनेक्शन बनाते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ओपन करवाते हैं एओर्टा को। तो ये करेक्शन हो जाता है यहाँ पे, जिसको हम लोग करेक्टिव सर्जरी कहते हैं। तो इस कंडीशन में आप देखोगे क्या कि वेंट्रिकुलर जो हाइपोट्रोफी हो पड़ा रहता है तो वो सही हो जाता है, क्योंकि वहां पे लेस प्रेशर लग रहा है। अब लेस प्रेशर की वजह से धीरे धीरे हाइपोट्रोफी कम होता चला जाएगा और अपने आप जो मस्कुलर लेयर होता है कार्डियक का, वो सही हो जाएगा। सर्जरी को हम लोग टेम्पररीली भी कर सकते हैं और परमानेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग परमानेंट ही ट्राई करें। अगर बच्चों में इतना प्रॉब्लम है तो परमानेंट करना ही सही रहेगा। टेम्पररी तब करेंगे जब कुछ माइनर्स प्रॉब्लम्स हार्ट में देखने को मिलेगा, वो टेम्पररी के लिए कर देंगे, कुछ वक्त के लिए ही करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जितना ही मैंने आप लोगों को बताया करेक्टिव सर्जरीज, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से होता है करेक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। इस जो कंजेनाइटल डिजीज है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा और पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले देखेंगे अनट्रीटेड। अगर ट्रीट नहीं करते हैं इसको तो डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे का जो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, वो डिले हो जाएगा, क्योंकि सारे बॉडी में तो भाई साइनोसिस हो रहा है ना, पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऐसे में जो हमारे सेल्स है, जो टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स के सेल्स एंड टिश्यूज है, वो उनको हेल्दी ब्लड मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं करेंगे। एरिदीमियाज, एक हार्ट का एक रिदम होता है, उसी रिदम से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एरिदीमियाज, ये एक एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। सीजर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि साइनोसिस हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेन तक भी जितने कैपिलरीज जाते हैं तो वो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही डिपोजिशन करेगा आपके ब्रेन सेल्स पे, तो धीरे धीरे सीजर डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक।
स्ट्रोक बोले तो स्ट्रोक से मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रोक का मतलब क्या समझते हैं? कोई बताएगा? हिंदी में ही बताइए, जरूरी नहीं है डेफिनेशन ही बताइएगा आप लोग। स्ट्रोक का मतलब बताइए क्या होता है? हीट स्ट्रोक कभी सुना है आप लोगों ने? हीट स्ट्रोक यस मैम। समर समर सीजन में बहुत ज्यादा होता है हीट स्ट्रोक। हम लोग बोलते हैं ना लू लग गया, ये वर्ड सुने हो, लू लग जाना? यस मैम। हाँ, ये होता है हीट स्ट्रोक। और यहाँ का जो स्ट्रोक है वो किस कारण से होगा? कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से होगा, कार्डियक ओवरलोड की वजह से होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स की वजह से होगा। होगा? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। प्योर ब्लड की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ स्ट्रोक पेशेंट को हो जाएगा। स्ट्रोक पेशेंट का जो हाथ पैर होगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा पड़ने लग जाएगा। बच्चे का हाथ पैर धीरे धीरे साइनोसिस के साथ साथ कूल आपको दिखने शुरू हो जाएगा। कूल क्यों हो जाएगा? क्योंकि सही अमाउंट में पहला तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि पंप सही से नहीं करेगा। दूसरा चीज, ब्लड भी हेल्दी नहीं आ रहा है, तो जिस कारण से बच्चे का जो हाथ पैर होगा वो ठंडा मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि बुलबुले, आप लोगों ने सुना होगा पानी में भी बनते हैं बुलबुले, हवा के कारण बनते हैं क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन होते हैं। और भी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा इम्बोलिज्म। लेकिन अगर पल्मोनरी इम्बोलिज्म अगर कहा जाए तो यहाँ पे मेन डिपोजिशन होने लग जाता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके वजह से इम्बोलिज्म बनता है। यानी कि एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना, लंग्स में जो एयर प्रेजेंस वो दिखाता है। इम्बोलिज्म मतलब एयर का प्रेजेंस होना दिखाएगा, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। देन कार्डियक डेथ, लास्टली क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा ओवरलोड हुआ या फिर हम लोग करेक्ट नहीं किए तो फिर कार्डियक डेथ, लास्टली कार्डियक डेथ। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑप का। आफ्टर सर्जरी, आफ्टर करेक्टिव सर्जरी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? पहला तो इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वैसे भी वीक होता है एट बर्थ, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस पूरा पूरी रहता है। नेक्स्ट है कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिलेगा। सर्जरी हो रहा है ना, आपका जो सेप्टल है, वॉल जो बना था लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, वहां से क्रॉस होता है बंडल ऑफ हिज, जिससे क्या होता है? इम्पल्स का कंडक्शन होता है ना? तो यहाँ पे इम्पल्स का तो कंडक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, तो इसी चीज को बोला जा रहा है यहाँ पे कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज। फिर वो नहीं होगा तो हमारा हार्ट रिलैक्स नहीं होगा सही तरीके से, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। पल्मोनरी वाल्व रीगर्जिटेशन। पल्मोनरी वाल्व रीगर्जिटेशन का मतलब होता है, रीगर्जिटेशन का मतलब हमेशा याद रखिएगा, फ्लो बैक, कहीं से भी फ्लो बैक। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ब्लड हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाता है। अब वही अगर लंग्स से वापस आ जाए, एक तो ऊपर से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ रहा है चेम्बर्स में, आर्टरियल आर्ट्रियम भी फुलफिल और इधर से वेंट्रिकल्स भी फुलफिल, तो जाएगा कहाँ ब्लड? ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी फ्लो बैक हो रहा है, लंग से भी आ जा रहा है वापस, तो अभी कैसे होगा? पूरा ओवरलोड हो जाएगा, कार्डियक ओवरलोड, ब्लड कहीं जा ही नहीं सा पा रहा है, क्या होगा फिर? एट्रियम है, अब एट्रियम से भी फिर वापस अगर जाता भी है तो प्रॉब्लम्स किधर होगा? नेक की तरफ प्रॉब्लम होगा, जो हमारा गर्दन है, कैरोटिड आर्टरी पड़ता है, सब
सब क्लाविकुलर वेन होता है, ठीक है, ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा, सब में डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगा, फूलने लगेगा सारा वेसल्स धीरे धीरे। क्यों फूलेगा? क्योंकि ओवरलोड हो रहा है, हमारा कार्डियक फूल जाएगा, जितने वेन्स होते हैं वो फूल जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व रिगर्जिटेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछ लीजिए। नो मैम। सारा चीज समझ में आया अभी तक? यस मैम। यस मैम। अगर इसका टेस्ट अगर लिया जाए आप लोग कर पाओगे? यस मैम। यस मैम। कर लोगे? यस